बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम आपकी केमिस्ट्री की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाई डज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट शेल टू सेकंड शेल। जब पहले शेल से दूसरे शेल में हम इलेक्ट्रॉन को मूव करवाते हैं तो उसकी एनर्जी इंक्रीज क्यों होती है, ये बताना है। तो इसकी रीज़न क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में होता है, सेकंड शेल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सेकंड शेल के ऊपर कम होता है। कम होने की वजह से उनके इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी फर्स्ट शेल, क्योंकि फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यही इसका आंसर है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट शेल टू सेकंड शेल बिकॉज द सेकेंड शेल इज फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि सेकेंड शेल का डिस्टेंस क्या होता है, न्यूक्लियस से ज़्यादा होता है। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एंड द इलेक्ट्रॉन गेन पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज इट नीडेड टू लोअर द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जब विलियम ब्रुक्स ने करवाया था तो उसने डिस्कवर किया था कि अगर गैस का प्रेशर कम होगा डिस्चार्ज ट्यूब में तो वो तभी कैथोड रेज को पास आउट कर सकेगा, अदरवाइज नहीं। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि वाई, क्यों। इसकी रीज़न क्या है कि जब एक कैथोड रे में यानी एक जो है डिस्चार्ज ट्यूब में जब गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो उसमें से रेज फ्लो नहीं कर सकेंगी, यानी गैस मॉलिक्यूल्स के साथ रेज जो है वो टकराएंगी। कोलिजन ज़्यादा होगी जिसकी वजह से कैथोड रेज ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉल आउट नहीं कर पाएंगी, इसलिए गैस का प्रेशर हम जितना कम रखेंगे उतनी ही ज़्यादा कोलिजन क्या होगी, कम होगी। तो इसका आंसर आप लोग ये भी लिख सकते हैं, टू रिड्यूस द कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स एंड द रेज। सेकेंड आप लोग ये भी लिख सकते हो कि द रीज़न इज डैट इन द डिस्चार्ज ट्यूब pressure is decreased to reduce the number of gas molecules. In this way, less molecules hinder the cathode rays, so they move freely from anode to anode की तरफ easily जो है cathode rays move कर सकें। थर्ड क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो पिछला पुराना सबसे पहले कंसेप्ट क्या दिया जाता था, क्या कंसेप्ट दिया जाता था पहले। क्लासिकल कंसेप्ट जो था हमें पता है कि कहा गया था इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करते हैं, मूव करते हैं। जबकि सेकंड उसने क्या पार्ट पूछा हुआ है, हाउ हैज दिस कंसेप्ट चेंज्ड विद टाइम, और ये कंसेप्ट है टाइम के साथ चेंज कैसे हुआ। ये टाइम के साथ चेंज किस तरह हुआ, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स की जैसे जैसे आगे फर्दर डिस्कवरीज होती हैं तो कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स का एक तो फिक्स्ड पाथ नहीं होता, यानी उसमें हम 100% सर्टेनिटी के साथ हम उसको ऑर्बिट में फाइंड आउट नहीं कर सकते। सेकंड ये क्योंकि इनकी जो है वेव लाइक मूवमेंट होती है, दे आर नॉट द पार्टिकल्स, दे आर आल्सो शो द वेव लाइक नेचर, देयरफॉर इसको हमने मॉडर्न थ्योरी में कहा कि हम इसको 100% सर्टेनिटी के साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ है कि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स चार्ज क्लाउड्स की तरह होते हैं हुज लोकेशन अराउंड द न्यूक्लियस कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद 100% सर्टेनिटी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखें, व्हाई द न्यूक्लियाई ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर अनस्टेबल। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल क्यों होते हैं। न्यूक्लियस के इनके स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो रेशियो होती है, इनके अंदर न्यूट्रॉन की अमाउंट क्या होती है, वो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो एक इम्बैलेंस क्रिएट करती है, वो एक स्टेबल फॉर्म नहीं होती। इसी वजह से वो खुद को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से रेडिएशंस को रिलीज़ करते हैं, और जो एटम जो है जो एलिमेंट रेडिएशंस को रिलीज़ करता है वो क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। तो इसका आंसर देखिए, द न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर अनस्टेबल बिकॉज दे हैव इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। The imbalance causes the nucleus to undergo radioactive decay, emitting radiation to become more stable. Next question number 5 देखें, during discharge tube experiments, how did the scientists conclude that the same type of electrons and protons are present in all the elements? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स ने साइंटिस्ट ने किस तरह ये कंक्लूड किया कि सेम एक ही तरह के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो सारे एलिमेंट्स में मौजूद हैं। अगर आप लोगों को याद हो, हमने पीछे कैथोड रे जो जब एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें हमने जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें देखा था कि जब डिफरेंट तरह की गैसेस रखी गई थी तो डिफरेंट गैसेस ने सेम टाइप ऑफ कैथोड रेज प्रोड्यूस की थी। तो इसका मतलब कि कैथोड रेज को
हर गैस पे कैथोड रे की नेचर डिपेंड नहीं कर रही। तो ये पहली रीजन तो वो आ गई, कंसिस्टेंट बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज अक्रॉस डिफरेंट गैसेस। सेकंड, जब इनकी मैस टू चार्ज रेशियो फाइंड आउट की गई हर एटम के अंदर प्रोटॉन की, तो सिंपलेस्ट जब प्रोटॉन की रेशियो देखी गई मैस टू चार्ज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की, तो इनकी चार्ज टू मैस रेशियो क्या आई, सबकी सेम आई। और थर्ड जो है जब इनका एमिशन स्पेक्ट्रा देखा गया तो वो भी ऑलमोस्ट सेम था। तो ये 3 रीजंस की वजह से हमने कह दिया कि जो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं ये सेम तरह के हर एलिमेंट्स के अंदर मौजूद होते हैं और इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम कंसीडर किया गया।